हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का 8वां वीडियो है। अगर आप हमारे पिछले की वीडियो को नहीं देखे तो ज़रूर एक बार जाकर देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए, आज का जो चैप्टर है वो है गांव, शहर और व्यापार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली टाइम विजिट किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार ने खेती को कैसे इम्प्रूव किया, लोहे का उपयोग करके कैसे कृषि का उत्पादन बढ़ा। तो जो लोहे का प्रयोग है आज बहुत ही आम बात हो गया है। लोहे की चीज़ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण के जो कब्र हुआ करता था वहाँ पर लोहे के औजार और हथियार भी हमें देखने को मिला है। इसके बारे में हम अध्याय 4 में बहुत विस्तार से पढ़े हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी एवं जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा, यानी हम पढ़े थे, आप तो शायद अभी हमारे वीडियो में विजिट कर पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था अध्याय 5 में कि लोहे के जो फाल है इसका उपयोग कर कृषि का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन केवल लोहे का फाल का उपयोग करके उतना उत्पादन नहीं बढ़ा। अभी हम सिंचाई को भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। तो सिंचाई को किसने लाया? तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो नहर, कुएं एवं कृत्रिम तालाब बनाते थे ताकि सिंचाई के लिए उसे ज़्यादा पानी मिल सके। तो हमने जाना कि जो राजा हुआ करते थे उन्होंने अपने साम्राज्य के किसानों के लिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मानसून पर निर्भर रहते थे, उसके लिए सिंचाई करवाने के लिए तालाब, कुएं, नहर आदि को बनवाया था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि गांव में कौन रहते थे। तो गांव में कौन रहेगा बताइए? आपके मन में क्या विचार आ रहा है, क्या प्रश्न आ रहा है कि गांव में आखिर कौन रहता था? तो ये कॉमन सी बात है, गांव में किसान लोग रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी एवं उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में हमें बड़ी भूस्वामी वाले वेलल्लाई देखने को मिलता है। साधारण हलवाहों को हम उनवार कहते हैं और भूमिहीन मजदूर को हम दास कहते हैं। ठीक, दास के साथ साथ उसे आदिमाई भी हम कहते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति, जिसे हम ग्राम भोजक कहते हैं, यानी उत्तरी देश के जो उत्तरी हिस्सा है, यानी हम कहेंगे कि जो भारत का उत्तरी हिस्सा है वहाँ का जो प्रधान व्यक्ति होता है, हम कहेंगे कि मुखिया। वर्तमान में जिसे मुखिया कहते हैं, उस समय उसको हम क्या कहते थे? ग्राम भोजक कहते थे। अक्सर यह एक ही परिवार का लोग इस पद पर कई पीढ़ी तक बने रहते थे, यानी यह पद क्या हो गया था? एक वंशानुगत हो गया था। इसमें उसी परिवार के सदस्य ग्राम भोजक बनते थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो ग्राम भोजक कौन बनता था? जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इसकी ज़मीन पर कई दास एवं मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, यानी ये जो ग्राम भोजक होता था ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता था, जिस कारण से उस क्षेत्र के जो राजा होते थे वो कर वसूलने के लिए इसी को सौंपता था। ये न्यायाधीश का भी काम करता था, साथ ही साथ कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। तो हमने जाना कि जो ग्राम भोजक होता है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पद हो जाता था इतिहास में, जो कि राजा उसको कर वसूलने के लिए सौंपता था। साथ ही साथ वो न्यायाधीश भी होता था एवं पुलिस का भी काम करता था। ग्राम भोजकों के अलावे अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें से ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इसे दास कर्मकार आते हैं। इसमें क्या आते हैं? दास कर्मकार आते हैं, जिन्हें दूसरे के ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। यानी दास कर्मकार कौन होते थे? जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वे दूसरे के
ज़मीन पर काम करके अपनी जीवन का गुजारा करते थे। अधिकांश गाँव में हमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी देखने को मिलता है। प्राचीनतम तमिल रचनाएँ। तो तमिल के जो प्राचीनतम तमिल रचनाएँ है उसमें एक है संगम साहित्य। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई, यानी संगम साहित्य की रचना कब की गई थी? 2300 साल पहले की गई थी। इसे संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन से इसका संकलन किया गया था। यानी जो मदुरई के कवि होते थे वो एक स्थान पर आकर मिलते थे और इस साहित्य का संकलन करते थे, साहित्य को लिखते थे, तैयार करते थे। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख हमें मिलता है वे इसी संगम साहित्य में हमें मिला है। चलिए आप जानते हैं सिक्के के बारे में। तो पुरातात्विदों को इस युग के सिक्के मिले हैं जो कि सबसे पुराने आहत सिक्के थे। यानी पुरातात्विदों को हजारों सिक्के मिले हैं जो कि आहत सिक्के हैं, जो करीब 500 साल पहले चले थे। अभी ये प्रचलन में नहीं है। अभी तो क्या चल रहा है, फ़ोन पे, पेटीएम चल रहा है। लेकिन जो आहत सिक्के होते थे वो करीब 500 साल पहले चले। इसका चित्र हमें नीचे देखने को मिल रहा है। कुछ आहत सिक्के इस प्रकार देखने को मिलता है। ये प्राय चांदी एवं तांबे के बने होते थे और इसको आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम कहेंगे कि प्रेस करके बनाया जाता है। प्रेस करके मतलब इसको दबाकर, इसको चोट पहुंचाकर बनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार को आपको संख्या या फिर कोई भी चीज़ लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हमें एक चित्र देखने को मिलता है जो कि प्राय पशु का, पेड़ का देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कि आहत सिक्के आखिर क्या होते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार या फिर कभी कभी हमें वृत्तकार भी देखने को मिलता है। ये या तो धातु को काट कर बनाया जाता था या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाया जाता था। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था बल्कि इसमें कुछ चिन्ह ठप दिए जाते थे, इसलिए इसे आहत सिक्के कहते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों पर पाया जाता है और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहा। ठीक, तो उस समय सिक्का अगर नहीं चलता था तो लोग एक दूसरे की सामान कैसे खरीदते थे और बेचते थे। इसके लिए हम संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। आपको इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि उस समय लोग क्या यूज़ करते थे सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए। तो लिखा हुआ है क्या कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं नमक के लिए। यहीं से आपको पता चल गया कि जो खेतों के सफ़ेद धान है उसको गाड़ी पे लाद कर नमक लाने के लिए ले जाया जा रहा है। लंबे लंबे रास्ते चांदी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समटे कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागारों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि उस समय वस्तु विनिमय चीज़ का उपयोग किया जाता था सामानों को परचेज करने के लिए। ठीक, चलिए जानते हैं आगे। नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र उस समय हुआ करता था। नगरों में कौन रहता था, चलिए जानते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। मथुरा वर्तमान में भी एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। ये एक ऐसे रास्ते पर स्थित था जहां पर व्यापार एवं यातायात होता। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। इसमें हमें अनेक मंदिर देखने को मिला है और आसपास के किसान पशुपालक हुआ करते थे। वो शहर में आते थे अपने भोजन बेचने के लिए, भोजन जुटाने के लिए। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का भी केंद्र था क्योंकि अब मंदिरों पर राजा ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे तो लोग मूर्तियों को ज़्यादा बनाने लगे। हमने पिछले अध्याय में देखा कि कैसे अशोक के अभिलेख जो हैं वो
सारनाथ पर जाकर स्थापित किए गए। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। जो मथुरा है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी बना रहा। यह बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का मंदिर है और जानते हैं कि यह कृष्णा भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो जो मथुरा है ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। मथुरा में प्रस्तर खंडों एवं मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो कि स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा मठों एवं मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करता है। तो स्त्री एवं मनुष्य द्वारा जो दान दिए जाते थे उसका भी अभिलेख पर उल्लेख देखने को मिलता है। प्राय शहर के राजा रानी और अधिकार व्यापारी शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले का हमें उल्लेख मिलता है। आगे जानते हैं कि शिल्प और शिल्पकार। तो पुरास्थलों से शिल्पों के जो नमूने मिले हैं इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काला चमकीले पात्र कहा जाता है। तो जो हमें बर्तन मिले हैं उसे उत्तरी काला चमकीले पात्र कहा जाता है। इसे उत्तरी काला चमकीला पात्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिला है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है। कपड़ों का उत्पादन एक बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में जो वाराणसी है, दक्षिण में मदुरई है, कपड़े बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों मिलकर क्या करते थे? काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। यानी शिल्पकारों का एक संघ होता था, व्यापारी का एक संघ होता था और जिन्हें हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण जो कि ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों का जो श्रेणी होता था, व्यापार का क्या करते थे? संचालन करते थे। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था तथा फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। तो हम जानेंगे कि यहाँ पर कैसे लोगों ने बैंक जैसा एक व्यवस्था स्टार्ट किया जहाँ पर जो आकर पैसा जमा करता था उसको कुछ लाभ दिया जाता एवं उस लाभ को वो धार्मिक मठों में भी कुछ दान कर देता। आइए जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। उत्तरी काले चमके पात्र, ये एक कठोर चाक निर्मित यानी चौक से बना हुआ धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकीला काली सतह वाला एक पात्र था जिसे बनाने के लिए जो कुम्हार लोग होते थे मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे जिसके परिणाम स्वरूप इस बर्तनों की बाहरी सतह काफ़ी काली हो जाती थी और इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसा चमकता प्रतीत करवाता था। ठीक, तो इसको कुम्हार लोग बनाते थे काफ़ी उच्च टेम्परेचर पर और इसके ऊपर एक काली परत भी चढ़ाई जाती थी। आगे चलिए देखते हैं सूत काटने और बुनने का क्या नियम था। तो ये तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन चलिए पढ़ते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र मतलब चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र के हैं। हम अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया और उसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत कताई एवं बुनाई की जाती थी। उन कपड़ों की छाल, कपास, पटुआ एवं सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों एवं वृद्ध वेश्यों, राजाओं के अवकाश प्राप्तियों, दासों, सेवकों एवं अवकाश प्राप्ति देवदासियों को लाया जाता था। यानी सूत काटने के लिए इन लोगों को लाया जाता था जो कि सूत काटते थे यानी कपड़ा को तैयार करते थे। उन्हें इनके काम
के और गुणवत्ता के अनुसार श्रमिक देना चाहिए। यानी जो ज़्यादा अच्छा काम करता उसको उसी के अनुसार श्रमिक दिया जाता। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा लेते थे, फिर तैयार माल को वे भिजवा सकते थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे नज़रिए से। हम जानेंगे कि सूक्ष्म निरीक्षण ऑफ आरिकामेडू। आरिकामेडू के बारे में हम चलिए कुछ जान लेते हैं। आरिकामेडू जो कि तमिलनाडु में है। आरिकामेडू कहाँ पर है? आरिकामेडू कहाँ पर है? तमिलनाडु में, सॉरी पौंडुचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। अरिकामेडू क्या था? एक पतन था, यानी पोर्ट था, जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बने एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एन्फोरा जैसा चित्र मिला है। इसमें शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखा जा सकता था। इसमें साफ दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हथले लगे थे और साथ ही इसमें एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। आगे देखते हैं कि ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु यही बनाए जाते थे। यानी रोम का था बर्तन लेकिन इसको यहीं पर बनाया जाता था। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे हमें कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त हमें साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ पर? अरिकामेडू में। अरिकामेडू कहाँ पर है? पौंडुचेरी में है। व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा जो कि कुम्हारों द्वारा उच्च टेम्परेचर में बनाया जाता था और ऊपर उसका जो ऊपरी सतह काला हो जाता था और बाद में उसमें एक काली लेप भी चढ़ाया जाता था जो कि शीशा जैसा क्या करता था? चमकता था। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इसकी कटोरियाँ या फिर थालियाँ या इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में हमें मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। सवाल है कि इस जगहों पर आखिर बर्तन पहुँचे तो पहुँचे कैसे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से ये जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी लोग इसे लेकर आते थे अलग अलग जगह बेचने के लिए। दक्षिण भारत सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्ची को रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से भी बुलाया जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्र जहाज़ें एवं सड़कों के रास्ते रोम तक पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे हमें अनेक रोम सोने के सिक्के भी मिले हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार होता था। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे जिनमें से कुछ समुद्री के किनारे चलते थे तथा कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा करते थे क्योंकि हवा जो होता है वो जहाज़ को स्पीड चलाने में सहायक होता था। और अभी के समय अभी जहाज़ों में इंजन तो उस समय लगा हुआ नहीं था, उसमें एक कपड़ा लटका दिया जाता था और जिस तरफ हवा चलता था उसी तरफ वो यात्रा करते तो स्पीड वो चलते थे। वे अफ्रीका या फिर कहें कि अरब के पूर्वी तट के से इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तक पहुंचने चाहते थे जो कि तो दक्षिणी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। यानी जिस तरफ हवा चलता है उसी तरफ वो जाते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब चलिए जानते हैं कि समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़े तटीय प्रदेश है। इनमें से हमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान भी देखने को मिलेगा। नदियों के जो मैदान हैं, इलाके हैं, कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ हमें
देखने को मिला है मैदानी इलाके या फिर कहें कि तटीय इलाकों के जो सरदार या फिर राजा होते थे, उसके पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगत कविताओं में जो मुंसेदार हमें उसकी चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया। ये थे चोल, चेर और पांड्य। यानी जो मुंसेदार होता है इसका अर्थ होता है तीन मुखिया, और ये तीन मुखिया कौन कौन से हैं? चोल, चेर और पांड्य, जो कि करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली शासक या कहें कि राजा माने जाते थे। ये तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में तथा दूसरे अंदरूनी हिस्से में होता था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार और कावेरीपट्टनम, दूसरी पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों के से अनगिनत कर के बजाय उपहारों के मांग करते थे। यानी जो मुखिया लोग होते थे वो कर के बजाय क्या लेते थे? अनगिनत मोहरे लेते थे, उपहार लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों के लिए भी निकलते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे तथा बाकी को वे अपने रिश्तेदार, सिपाही तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक जो संगम कवि हैं वे इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते हैं और इन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। यानी जो कवि ज़्यादा अच्छा कविता लिखेगा उसको इस प्रकार के उपहार मिला करता था। लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक एक राजवंश उभर कर सामने आया। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिसके बारे में हमें उसकी माँ जो कि गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह अन्य सभी सातवाहक जो शासक है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह नाम बहुत ही प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी। ठीक, अब हम जानेंगे थोड़ा रेशम मार्ग के बारे में और फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। रेशम मार्ग पर लोग जो शासक हुआ करते थे वो इस पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर उसे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और जो तोहफे हैं वह भी मिलता था। इसके बदले ये शासक व्यापारी को अपना राज्य से गुजरती जो वक्त लुटेरे हैं उससे भी वो सुरक्षित देते थे, रक्षा भी देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध है कुषाण, जो कि इस पर उन्होंने नियंत्रण किया। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था। पेशवार और जो कि मदुराई इसके 2 प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला जो कुषाण का ही क्षेत्र में आता था। इसके शासनकाल से ही जो सिल्क रूट है की एक शाखा है मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा जो रेशम है पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। अगर समझ आया है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत कुछ ऐसे जानकारी प्राप्त किए, जैसे कि रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग हुआ करता था जहाँ पर बहुत शासक या फिर शासक अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि वो इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर जो कर है, शुल्क है, वो उसका लाभ उठाना वो चाहते थे। आगे हमने क्या देखा कि समुद्री तटों पर जो लगे राज्य हैं तो उन राज्यों पर जो क्षेत्र आता था वो काफ़ी प्रसिद्ध और कहें कि समृद्ध राज्य हुआ। व्यापारी लोग राजा को क्या देते थे? टैक्स देते थे, ये हमने जाना। फिर हमने देखा अरिकामेडु के बारे में। अरिकामेडु कहाँ पर है? पौंडुचेरी में स्थित है और ये प्राचीन में एक पतन हुआ करता था। आगे हमने क्या देखा कि शिल्प और शिल्पकार के लिए मदुरई जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, और इसमें हम
उत्तरी काले चमकीले पात्र को देखा। आगे हम जाने कि नगर जो कि बहुत ही ज़्यादा गतिविधियों का केंद्र था, जहाँ पर बहुत ऐसे कार्य हुआ करता था। आगे हमने देखा कि विनिमय के लिए लोग एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु खरीदते थे और सिक्के का प्रचलन हाल ही में शुरू हुआ। और सबसे पहला जो सिक्का था वो था आहत सिक्का, इसमें किसी भी प्रकार का चीज़ लिखा हुआ नहीं था। फिर हमने देखा तामिल रचना के बारे में, जो कि तामिल रचना क्या है, एक संगम साहित्य है। और इसको इसलिए संगम साहित्य कहा जाता है क्योंकि इसका जो संकलन है ये जो मदुरई के कवि है वो आपस में मिलकर इसका संकलन करते थे। फिर हम देखते थे कि गांव में कौन रहते थे, तो गांव में किसान लोग रहते थे और गांव का जो प्रधान होता था उसको हम ग्राम भोजक कहें, और ये पद एक अनुवांशिक हो गया। फिर हमने देखा कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोग कहें कि राजा है वो लोगों के लिए सिंचाई के विभिन्न साधन उपलब्ध करवाएं, जैसे कुआं, नहर, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए ताकि कृषि का उत्पादन शक्ति बढ़े। फिर हमने देखा कि लोहे के खोज ने कैसे खेती को थोड़ा सा पुश किया। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है।